कविता क्या होती है, इस पर आने से पहले ये जानना होगा कि कविता क्या होती है, पुराने लोगों ने क्या बताया। क्योंकि कविता क्या होती है अभी तक कोई बता ही नहीं पाया। 2500 साल पहले भी कविता थी। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, तो उससे पहले भी कविता रही होगी। और आज भी अगर हम ये सोचते हैं कि कविता क्या है, तो भैया आप हमारी 2 कुंडली सुन लो पहले। भामह दंडी भरत मुनि, रुद्रट उद्भट संग, ये सब विद्वानों के नाम हैं पुराने। भामह दंडी भरत मुनि, रुद्रट उद्भट संग। कविता कहते हैं किसे? मन में उठी उमंग। मन में उठी उमंग, शब्द में अर्थ समाया। शब्द में अर्थ समाया, कभी अर्थ के लिए शब्द ने धारी काया। कभी शब्द में अर्थ आ गया तो कभी अर्थ के लिए नया शब्द बनाना पड़ा। मन में उठी उमंग, शब्द में अर्थ समाया, कभी अर्थ के लिए शब्द ने धारी काया। लेकिन शब्द अर्थ दोनों थे महाघमंडी, इनके पीछे मिलकर दौड़े भामह दंडी। और भी बहुत सारे। कहा भरत मुनि ने तभी, सबसे ऊपर भाव। शब्द अर्थ से भाव में होता सदा भराव। होता सदा भराव तभी कविता कहलाता। रस निमग्न हो शब्द अर्थ तब बाहर आता। शब्द अर्थ रसहीन रहे, शब्द अर्थ रसहीन रहे तो कविता नाहक लिखता है कवि, नहीं मिलेगा उसको चाहक। अब देखिए, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, भामह ने कहा। फिर उसी का पृष्ठ पेषण करते रहे आगे आने वाले लोग भी। लेकिन भरत मुनि ने पहली बार कायदे की बात की कि भैया न हे रसादृते कश्चिदर्थ प्रवर्तते। रस के बिना कोई अर्थ प्रवर्तित होता ही नहीं है। तो जब अर्थ ही नहीं प्रवर्तित होता तो शब्द को क्या करोगे? वो तो शब्द बेकार है। इसलिए असल चीज है भाव। और अगर भाव विहीन, रस विहीन कोई शब्द है तो लिखना नाहक है, क्योंकि उसके लिए चाहक है ही नहीं। यानी अंदर के भाव, अनुभूति, संवेदना, ये ज़्यादा ज़रूरी हैं या बाहर की सज्जा, कला या रूप अलंकार? क्या चाहिए? तो संस्कृत काव्यशास्त्र में और भी विद्वान हुए, मम्मट, राजशेखर, पंडित राज जगन्नाथ, और आगे तक भी कविता की व्याख्या होती रही। रसात्मकम वाक्यम काव्यम। जब संस्कृत काव्यशास्त्र के बाद हिंदी और हमारी बोलियों में साहित्य लिखा गया, मैथिली में, ब्रज में, तो भक्तिकाल आया। और भक्तिकाल में किसी शास्त्र की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि वे सारे के सारे भक्त कवि, आप देखिए, सूर ने, कबीर ने कभी इस बात की परवाह करी कि कविता क्या होती है? कविता की कोई परिभाषा भक्तिकाल में देने की चेष्टाएं नहीं हुई। लेकिन जैसे ही रीतिकाल आया, काव्यशास्त्र का फिर अनुवाद होने लगा संस्कृत से, और उन्होंने भी शब्द, अर्थ और अलंकार और रीति और वक्रोक्ति और पता नहीं किन किन तरह से कविता को व्याख्यायित करने की कोशिश की। केशव ने, मतिराम ने, आलम ने, बोधा, घनानंद ने नहीं करी, क्योंकि वो लक्षण ग्रंथों के लेखक नहीं थे। और फिर आधुनिक काल आया तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी बहुत प्रयास नहीं किया ये बताने का कि कविता क्या होती है। वो तो लिखते रहे प्रेम की कविताएं। शुरुआत हुई महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से, जिन्होंने कहा कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। अब उस ज़माने में ज्ञान की आवश्यकता थी। हम बहुंदू से भारतवासी पढ़े हुए थे, अंग्रेज़ हमारा दोहन कर रहे थे, तो द्विवेदी जी चाहते थे कि ज्ञान आ जाए, तो ज्ञान ही कविता हो गई। लेकिन ज्ञान से तो बात नहीं बनती है। फिर रस की वापसी हुई और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञान को माना कि ये भाई ठीक है, आत्मा की बात है, भारत की आत्मा अभी कमज़ोर है बिना ज्ञान के, तो वो मुक्त होनी चाहिए और ज्ञान आना चाहिए। लेकिन जो रस है वो जाना नहीं चाहिए। तो कविता का संबंध तो रस से है। तो उन्होंने आत्मानंद लेते हुए लगभग कविता को परिभाषित करते हुए कहा
कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। और हृदय की मुक्ति की इसी साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। तो एक प्रकार से ये रस की वापसी थी और रस का आना था कविता के क्षेत्र में। तो हम ये माने कि जब तक कविता लोगों की समझ में आती रही, जैसे कि भक्ति काल में आती थी, तब तक उसको परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और जैसे ही कविता जनता से दूर हुई तो फिर से कविता को परिभाषित करने की आवश्यकता पड़ी। नगेंद्र जी ने रसवादी ढंग से ही किया, नंदुलारी वाजपेयी जी ने किया। लेकिन जब नई कविता का, प्रयोगवाद का चलन हुआ तो दो महारथी थे जिन्होंने कविता को व्याख्यायित किया। एक तो अज्ञेय जी, उन्होंने तारतत्विक दिया और स्वयं एक नए आधुनिक भावबोध को जन्म दिया। लेकिन एक भावबोध था जो अंदर जाता था, अंदर की बात करता था, अपने मौन की बात करता था, अपनी एकांतिकता की, अपने क्षणवाद की और अपनी कुंठाओं की बात करता था, लेकिन वैयक्तिक था, व्यक्ति केंद्रित था। लेकिन एक था बाहर से जोड़ने वाला, बहिर्जगत से जोड़ने वाला। तो आप समझिए कि आधुनिक भावबोध, अगर हम कहें कि अज्ञेय जी अंतर्मुखी और मुक्तिबोध बहिर्मुखी, लेकिन कविता वही जो आपके अस्तित्व पर अंकित हो जाए, जो निकल ही ना पाए, जो मिट ना पाए। और कहते हैं गीत वही जो दोहराया जाए। तो हम अज्ञेय और मुक्तिबोध के प्रयोगवादी और नई कविता वाली धारा में न अटकते हुए हम बच्चन जी की बात करें। बच्चन जी ने एक अच्छी कविता लिखी कवि के बारे में। कवि हूँ जो सब मौन भोगते जीते मैं मुखरित करता हूँ। मेरी उलझन में दुनिया सुलझा करती है। एक गांठ जो बैठ अकेले खोली जाती, उससे सबके मन की गांठें खुल जाती हैं। एक गांठ जो बैठ अकेले खोली जाती, उससे सबके मन की गांठें खुल जाती हैं। कवि प्रयास करता है अपने बहाने गांठ को खोलने का, लेकिन पूरे समाज के मन की गांठें खुल जाती हैं। और फिर एक गीत जो बैठ अकेले गाया जाता, एक गीत जो बैठ अकेले गाया जाता, अपने मन का पाती दुनिया दोहराती है। तो सबकी बात कवि करता है। फिर हम देखें कि अगर परिभाषित ही करना हो तो मैं मानता हूं कि कविता एक प्रतिक्रिया है। और प्रतिक्रिया किसके प्रति है? इस बहुरंगी विविध जिंदगी की प्रतिक्रिया है। जिंदगी में दृश्य दिखाई देते हैं, वो कौंध लगती है, आप संवेदनशील हो जाते हैं। अगर आप जागरूक हैं तो अलग जगह पे संवेदनशील नहीं होंगे, सही जगह पर संवेदनशील होंगे। एक माँ अपने बच्चे को, अटैची को गाड़ी बना के उसके ऊपर लिटा के खींचती हुई ले जा रही है, तो हम अगर ऐसा दृश्य गांव में देखें कि भाई एक बच्चे ने छोटी गाड़ी पे दूसरे बच्चे को बिठाया, वो लेके उसको सड़क पे या पगडंडी पे जा रहा है, तो उसमें हम तो आनंदित होंगे, भाई बच्चे खेल रहे हैं। लेकिन अगर सैकड़ों मील जाना है, सैकड़ों किलोमीटर जाना है और बच्चे को वो खींच रही है, तो स्वयं भी बोझ लेके चल रही है और बच्चा उस पर सो गया है, तो फिर संवेदनात्मक चेतना आपकी जागृत हो जाएगी। उस विविधता भरे दृश्य को देख के आपके अंदर कोई चेतना अगर है, लोकतंत्र की चेतना है, हम भक्ति की चेतना नहीं कह रहे, हम रीतिकाल की चेतना नहीं कह रहे, हम जनतंत्र की चेतना में एक आदमी को कष्ट पाते हुए देख रहे हैं, तो वो कोई बच्चों का खेल नहीं है, उसको मजा नहीं आ रहा उस चड्डू खाने में। तब आपकी मन में कोई संवेदना, कोई अनुभूति, कोई सहानुभूति जागृत होती है। वह एक प्रतिक्रिया है। हम उसको रस के बिंदु से न देखें, वो एक कारुणिक दृश्य है। करुणा भी एक भाव है। करुण रस से बड़ा कोई रस नहीं माना जाता, श्रृंगार से भी बड़ा नहीं माना जाता। इन दोनों में कौन बड़ा है, ये तो स्थितियों के अनुकूल बताया जा सकता है। तो जागरूकता भी जरूरी है, यानी बुद्धि भी चाहिए,
फिर कल्पना भी चाहिए, फिर आपकी संवेदना भी चाहिए, और फिर आपका कोई मकसद भी चाहिए कि आप क्यों लिखते हो भैया। तो कविता इस विविध जिंदगी के प्रति एक जागरूक इंसान की संवेदनाओं से भरी हुई प्रतिक्रिया है। मैं तो मुक्तिबोध की धारा में लगभग इस बात को स्वीकार करता हूँ कि कविता एक सांस्कृतिक प्रतिक्रिया है, और कुल मिला के साहित्य एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया है जिससे साहित्य जन्मता है, और कविता एक प्रतिक्रिया है जो संवेदनाओं से और भावनाओं से बौद्धिकता के साथ समाज में याद रखे जाने योग्य शब्दों में सौंप के जाती है।